चैप्टर नंबर 27 है और इसमें हम देखेंगे डायरेक्ट करंट और डीसी सर्किट्स हैं जो जो हमने कुछ अंडरस्टैंड करना है। सिंपल डीसी सर्किट्स हैं और देखेंगे कि इसमें तो की ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें हमारे पास टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड करंट्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिक सर्किट्स में और करंट में इसके नेचर को हमने अंडरस्टैंड करना है। दूसरा हमारे पास है आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज बारह यूज होती हैं, एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टिविटी है। इसमें फ़र्क भी देखेंगे। ये होगा हमारा जो टास्क है ये फर्स्ट लेक्चर के जो पहले दो ऑब्जेक्टिव हैं, ये आज जो हम इस दो ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट दो टू ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें से फर्स्ट हाफ भी मेरे ख्याल में इसी लेक्चर में हो जाएगा, ओम्स लॉ। लेकिन कुछ उस लॉ और इससे आगे जो कॉम्बिनेशंस हैं सर रजिस्टर के, कि आपके पास एक ज़्यादा रजिस्टर किसी कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो उनसे कैसे डील करना है या उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टास्क हो। तो मेनली ये चार हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के, और चैप्टर ये कंपैरेटिवली पहले चैप्टर से थोड़ा सा बड़ा है। तो डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। करंट कोई भी डिफाइन चीज़ के आपने डिफाइन करना हो तो आपको उसके लिए करना ये पड़ता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफाइन करना पड़ता है, और उस क्रॉस सेक्शन एरिया में से जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर यूनिट टाइम पास कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं करंट। लेट से आप एक रोड है, रोड के किनारे खड़े हो जाते हो यहाँ पे, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया अपना ये डिफाइन कर देते हो। तो आप गिनना शुरू कर देते हो जितने नंबर ऑफ कार्स पर एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से पास करते हैं तो वो कार करंट होगा फर्स्ट। तो लेट से हमारे पास पांच कार हैं एक सेकंड में जो पास कर रहे हैं एक सेकंड में, तो हमारे पास ये इन दोनों की रेशियो हमारे पास करंट डिफाइन करेगा। तो अगर आपने लेट से आपका फ्रेंड एक खड़ा हो जाता है बिल्डिंग पे, और बिल्डिंग से उसके बिल्डिंग के रूफ पे खड़ा होकर उसके पास काफ़ी सारी जो है ना वो बॉल्स हैं, तो ऊपर से अगर बॉल थ्रो करने लग जाए और आपने दरमियान में कोई क्रॉस सेक्शन एरिया डिफाइन किया हुआ है, तो जितने नंबर ऑफ बॉल्स इस क्रॉस सेक्शन में से पास होंगी तो वो इस बॉल का करंट होगा। तो सिमिलरली यही डेफिनेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के केस में। तो इसको हम डिफाइन करते हैं द मेजर ऑफ रेट एट विच चार्जेस मूव अक्रॉस अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे भी आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया डिफाइन होता है और हम गिनते हैं नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, उसमें से जितने नंबर ऑफ चार्जेस एक यूनिट टाइम में एक सेकंड में लेट से पास होते हैं तो वो हमारा है करंट। तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, वो वायर का होता है। तो लेट से हमारे पास ये वायर है, वायर का ये देखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया है, और और जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो देखें इसी इसी की रेशियो है चार्ज जो इस क्रॉस सेक्शन में से पास करता है पर यूनिट टाइम में, तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये एवरेज करंट है या इसको एवरेज करंट कहेंगे हम। एक और चीज़ होते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, फिलहाल हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, तो जरूरत पड़ी तो हम उसको भी डिफाइन करेंगे। तो कोई आप एक इंटरवल डिफाइन कर लोगे इसके लिए, लेट से 1 सेकंड है, एक सेकंड में देखो कितने नंबर ऑफ चार्ज इसमें से पास करें। लेट से वो कॉलम है, तो कॉलम कितना कॉलम चार्ज इसमें से पास करा तो ये हमारा होगा इलेक्ट्रिक करंट। तो एक इसमें इस जुमरे में जो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो हम यूज़ करते हैं एम्पियर। तो एक एम्पियर होता है फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड। ठीक है, एक कूलम चार्ज अगर एक सेकंड में फ्लो हो तो इसको कहते हैं हम 1 एम्पियर। ये एक डेफिनेशन है इसकी। एक और भी डेफिनेशन है इसकी जो मेरे ख्याल में आपने नहीं देखी होगी, ये तो डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी होगी एफएससी लेवल पे। ये डेफिनेशन है एक और एम्पेयर को डिफाइन करने की, वो ये कि आपके पास दो वायर हों, ठीक है, सेम हमारे पास दो वायर है, एक ये वायर है और एक ये वायर है, और दोनों में करंट अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, तो आपने देखो आपने ये पढ़ रखा है एफएससी में कि अगर दो वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो उनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो दो वायर्स हैं, उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं, और उनके दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। 1 मीटर डिस्टेंस है दोनों में, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो 1 एम्पेयर करंट वो होगा जब आपके पास इन दो वायर्स के दरम्यान में फोर्स पर यूनिट लेंथ होगी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर।
तो 1 एम्पेयर आप क्या करते हो, आप कोई मैकेनिज्म ढूंढते हो जो इन दोनों वायर्स के दरम्यान में फोर्स पर यूनिट लेंथ मेजर करने का एक तरीकाकार हो, तो आप फोर्स मेजर कर सकें। तो अगर आप इसमें देखते हो कि फोर्स इतनी हो गई है पर यूनिट लेंथ 10 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, तो आप कहोगे कि ये इनमें जो अब करंट फ्लो हो रहा है वायर में वो 1 एम्पेयर है। तो ये भी एक अच्छी डेफिनेशन है और एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन है, आप लैब में भी इसको मेजर कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ये तरीकाकार एम्पेयर को डिफाइन करने का। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट हम कहते हैं, हम वैसे तो हमें पता है कि चार्जेस जो फ्लो होते हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्जेस फ्लो होते हैं। लेकिन पहले हमारी 2 सदी पहले, तकरीबन 2 3 सदी पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतर नहीं थी करंट के बारे में, तो हमें नहीं पता था कि कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है। तो उस वक्त एक कन्वेंशन डिफाइन कर दी गई और वो कन्वेंशन ये थी कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो फ्लो होते हैं, और हम जो कंसीडर करते हैं वायर में सर्किट में डायरेक्शन और करंट की, वो पॉजिटिव चार्जेस को करते रहे हैं और अभी यही करते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस को के फ्लो की डायरेक्शन हम बताते हैं कि यही करंट की डायरेक्शन है। इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। तो अब जब कि हमें ये पता चल गया कि ये चार्जेस नेगेटिव मूव करते हैं, तो फिर भी यही कन्वेंशन यूज़ करते हैं क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि चार्जेस अगर पॉजिटिव इस तरफ डायरेक्शन में मूव हो रहे हो तो वो इक्वलेंट है कि नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव हो, ठीक है, तो एक ही बात है। लेकिन हम किसको कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो ये है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करें तो हम कहेंगे जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है, तो ये कन्वेंशनल करंट है। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन, इसे हमने करंट डिफाइन कर लिया, फिर एक कन्वेंशन भी डिफाइन कर ली, उसके यूनिट भी देख लिए। अब जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं वो ये है करंट फ्लो एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि आपके पास जिस स्पीड से चार्जेस मूव करते हैं वो हमारे पास स्पीड क्या है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो आपने कभी एक मैप से क्वेश्चन एक पूछना चाहूँगा कि वो ये कि कभी आपने सोचा है कि आप जैसे भी स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते ही आपके पास जो बल्ब है वो जल उठता है, बल्ब जो कि ना लाइट अप हो जाता है, वो फौरन ही जैसे स्विच ऑन किया लाइट अप हो गया। लेकिन ये स्पीड किस चीज़ पे डिपेंड है कि आपके पास वो जब जैसे आपने ऑन किया वो इलेक्ट्रॉन स्विच से निकल के वहां पे पहुंच गया बल्ब में। जबकि मैं बताता हूँ एक फैक्ट ये है कि जो वायर में चार्जेस मूव करते हैं उनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है, वो तकरीबन 10⁻⁻⁴मीटर पर सेकंड में होती है, 10⁻⁻⁴मीटर सेकंड। लेकिन आप ये फैक्ट जरूर एक और ये भी ऑब्जर्व करते हो कि जैसे आपने स्विच ऑन किया उसी वक्त ही आपका बल्ब जल उठता है, तो इसकी वजह क्या है, कोई बता सकता है क्या। चलें ये आखिरी तक के लिए रखते हैं, पहले हम ना इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें ताकि रिलेशन भी आपके सामने आ जाए और मैं बाकी आपको नंबर पुट करके दिखा दूं कि जो चार्जेस मूव होते हैं इसमें वायर में उनकी स्पीड वाकई बहुत स्लो होती है। तो कैलकुलेशन के लिए मैं कंसीडर करता हूँ वो पीस ऑफ वायर है, मेरे पास पीस ऑफ वायर है जिसकी लेंथ स्मॉल एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल एल है, कैपिटल ए है। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारे पास इस क्रॉस सेक्शन एरिया और इस लेंथ के साथ जो वॉल्यूम होगा हमारे पास वो लेट से वी है, और वी आपको पता है वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में। अगर आप एरिया को मल्टीप्लाई कर दो इस लेंथ के साथ तो आपके पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इस वायर का, ठीक है। अच्छा, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्योंकि मुझे चार्ज चाहिए, करंट मैंने अगर डिफाइन करा तो मुझे चार्ज चाहिए और टाइम टाइम चाहिए। तो मुझे पहले देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस वॉल्यूम में कितने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कि मैं वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के साथ, ठीक है, नंबर डेंसिटी कहते हैं हम इसे, ये जो स्मॉल एल एन है ना इसे हम कहते हैं नंबर डेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम से तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे। तो टोटल चार्ज जैसे मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल चार्ज जो होगा वो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू एन वी। तो नंबर डेंसिटी
ये देखिए ये नंबर डेंसिटी, और ये हमारे पास क्या है, ये देखिए ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम। तो ये नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, और एटम के कॉरस्पॉन्ड एक एटम के कॉरस्पॉन्ड जितने फ्री चार्जेस होते हैं वो क्यू है। अगर आप कॉपर की बात करो तो एक एटम में कॉरस्पॉन्ड सिर्फ एक चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू 1 होगी। तो इस तरह जो भी आप एटम कंसिडर करते हैं, जो मटेरियल कंसिडर करते हैं, तो वो डिफाइन करेगा कि उसमें एक एटम के कॉरस्पॉन्ड कितने फ्री चार्जेस हैं, तो वो क्यू होगा। तो ये मेरे पास क्यू हो गया। तो अब करंट डिफाइन करने के लिए दूसरी मुझे चीज़ चाहिए, वो डेल्टा टी है। तो अगर हमारे पास एक चार्ज यहाँ से एंटर होता है इस लाइन सेगमेंट में, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ से जब एंड इस सेगमेंट से बाहर निकलेगा, तो उसके लिए जितना टाइम दरकार है वो ये है। आपके पास वो एक फार्मूला है जिसे हम स्पीड कहते हैं, स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन है। स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास है, लेंथ क्या स्मॉल एल है, और टाइम हमारे पास है डेल्टा टी। तो टी को अगर आप इस तरफ ले जाओ, वी को यहाँ पे ले आओ, तो ये फार्मूला बन जाएगा टी इज इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाय वी। तो बिल्कुल मैं ये फार्मूला ये रिलेशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये कैपिटल वी हमारे पास वॉल्यूम के लिए, स्मॉल वी मेरे पास स्पीड के लिए। तो अब हमारे पास जब दोनों क्वांटिटीज़ आ गई हैं, डेल्टा क्यू भी आ गया और हमारे पास डेल्टा टी भी आ गया, तो अब हम करंट डिफाइन कर सकते हैं। तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा की का रिलेशन मेरे पास ये है क्यू एन वी, डेल्टा टी का रिलेशन ये है स्मॉल एल डिवाइड बाई वी। तो यहाँ पे मैंने ये किया है कि वी का रिलेशन पुट कर दिया। वी की मेरे पास वैल्यू है, वी आपको पता है इक्वल्स टू है ए एल के, ठीक है। तो एक लेंथ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा एरिया। और वी डिवीजन के नीचे डिवाइड हो रहा है, डिवीजन के नीचे डिवाइड हो रहा हो तो आपको पता है कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बिल्कुल यही हो रहा है। तो यहाँ पे एल एल कैंसिल हो गया, और ये डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में था वी, तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया। तो आप ये रिलेशन है हमारे पास करंट और ये वेलोसिटी के दरम्यान में, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस फार्मूला को थोड़ा सा इंटरप्रेट कर दें, लेबल कर लें। तो ए हमारे पास क्या है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। एन हमारे पास क्या है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। क्यू हमारे पास क्या है, एक एटम के कॉरस्पॉन्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वी हमारे पास है वो वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, या चार्ज मूव कर रहा है, या पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास करंट है। तो ये सारी क्वांटिटीज़ हैं। आपको कोई भी इसमें न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से कोई भी चार क्वांटिटीज दी जा सकती हैं। टोटल इक्वेशन में कितनी क्वांटिटी हैं, मैं फिर इस तरह लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू है एन ए सॉरी क्यू एन ए, और ये वी ड्रिफ्ट है, वी ड्रिफ्ट लॉस। तो इक्वेशन में कोई भी आपको चार चीज़ें दी जा सकती हैं, और एक आपको कहा जाता है कि कहा जा सकता है कि आप फाइंड आउट करो कि इसकी वैल्यू क्या है। तो नंबर्स के लिए कि आपको आइडिया हो जाए कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी स्लो वेलोसिटी है। तो आप कंसीडर करें आपके पास एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर से एक क्यू डिफाइन, ये देखिए मैं जैसे मटेरियल डिफाइन किया तो इसका मतलब है क्यू की वैल्यू डिफाइन होगी, और एन भी डिफाइन हो जाता है, क्योंकि एन भी हमारे पास टेबल्स में अक्सर कीमत होता है। तो क्यू हमारे पास है 1, कॉपर की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, बाकी क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर कॉपर वायर ऑफ 1 मीटर mm रेडियस, 1 मीटर रेडियस से आपके पास ए भी आ जाएगा, ठीक है। और 10 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है उसमें, तो हमारे पास आई भी आ गया, हमारे पास क्यू भी आ गया, वो मान है, एन की वैल्यू भी कॉपर वायर के लिए स्पेसिफाई है। क्रॉस सेक्शन एरिया हम 1 mm से फाइंड आउट कर लें, 1 मीटर रेडियस से, तो यहाँ से आप वेलोसिटी फाइंड कर लोगे। तो वेलोसिटी आ जाती है हमारे पास 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴मीटर पर सेकेंड। तो ये है वैल्यू जिसका मैंने शुरू में आपको हिंट दिया था, कि जो ड्रिफ्ट लॉस होते हैं, ये देखिए करंट कितना ज़्यादा है, 10 एम्पेयर करंट है, और ये बहुत ज़्यादा करंट है। इतने ज़्यादा करंट होने के बावजूद जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं वो बहुत ही स्लो है। तो फिर अगेन वो क्वेश्चन कि अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो वायर में है इतनी स्लो है, तो फिर आप स्विच जैसे ऑन करते हो तो बल्ब
फौरन ऑन कैसे हो जाता है? तो इसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वायर में तो पहले से मौजूद हैं। वो नहीं, स्विच ऑन करने से वो ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे और आ, उसमें फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है। लेकिन आइडिया ये है कि उनकी जो नेट मोशन है वो मूव भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी नेट मोशन वो ज़ीरो है। नेट जो डिस्प्लेसमेंट जो है, एवरेज स्पीड जो है वो ज़ीरो है। वो क्या करेंगे, जिंगलिंग करेंगे। कि जैसे आपने अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है वायर में, तो वो टकराएंगे यूं, इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएंगे इधर उधर, ठीक है। लेकिन वो एवरेज डिस्टेंस जो होगा उनका जीरो होगा। बहुत तेज़ी से मूव करेंगे, ये भी नहीं कि स्लो, बहुत तेज़ी से मूव करेंगे, लेकिन वो जगह टकराते रहेंगे एटम्स की कोर से, और वो एवरेजली जो वेलोसिटी होगी उसकी जीरो होगी। लेकिन जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, लेट से ये पॉजिटिव हो गया और ये हमारे पास नेगेटिव है, तो क्या होगा, इनकी ये टकराएंगे ज़रूर उसमें के एटॉमिक कोर से, लेकिन इनकी नेट एवरेज वेलोसिटी होगी, ये मूव करना शुरू हो जाएंगे एक साइड पे। टकराते रहेंगे लेकिन मूव करना शुरू हो जाएंगे नेट एक साइड पे। तो होता ये है कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, तो एक में इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हो जाती है पूरी वायर में। वो स्पीड ऑफ लाइट से डेवलप होती है, यानी कि पूरे स्पीड ऑफ लाइट से बिल्ड हो जाएगी पूरी वायर में। प्लस से ये जो मैंने आपको एरो शो किया, तो जैसे हमने स्विच ऑन किया, फौरन वायर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, ठीक है। और वो बनती है स्पीड ऑफ लाइट से, और वो क्या करती है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को रखोगे चार्ज पे, तो वो ऑपोजिट टू द फील्ड मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो चार्जेस क्या करेंगे, ऑपोजिट टू द फील्ड मूव करना शुरू हो जाएंगे, बेशक स्लो स्पीड से। तो स्पीड तो स्लो है, वो चार्जेस कहीं से आए नहीं कि चार्जेस, एक चार्ज भाग के वहाँ उस तक नहीं जाता, बल्ब तक। चार्जेस पहले से मौजूद होते हैं। जैसे आपने स्विच ऑन किया, तो बिजली की तेज़ी से पूरी वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और वो क्या करना शुरू करवा देती है, इलेक्ट्रॉन्स को मार्च करना शुरू हो जाती है। तो आप इमेजिन करें कि अगर आपके पास लेट से यूएमटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट से वहाँ तक, गेट तक, एक आपकी लाइन पूरी लाइन आपको लाइन अप कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपसे आप वहाँ पे स्टे हुए खड़े हुए हैं, आप मार्च नहीं कर रहे ना चल रहे हैं, तो लेकिन जैसे ही सीटी बजाई जाती है, एक एक विसल बजाई जाती है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता मार्क करना शुरू हो जाते हैं। तो आप देखें, आप पहले से मौजूद थे, लेकिन विसल जो है वो इतनी तेज थी, वो यहाँ पहले से लेके आखिर तक सबने सुन ली, और वो आहिस्ता आहिस्ता मार्च करना शुरू हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह ये भी है कि इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होते हैं। पहले इलेक्ट्रिक, जैसे स्विच ऑन करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिजली की तेजी से बिल्डअप होती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना शुरू हो जाती है। ठीक है, कोई मजीद डिस्कस करना चाहते हैं इस पे? चलें आगे भाई। Yes, sir. यस सर। एग्जाम्पल देखें, 27.2 है, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, उन नंबर्स के लिए हमने ड्रिफ्ट लॉस ही कंप्यूट करनी है, जो मैंने पहले शो किया। आप अब यहाँ पे देख लीजिएगा, तकरीबन उसी तरह की वैल्यू आएगी हमारे पास। कॉपर वायर है, उसका रीडरेस है 2 mm, पहले हमारे पास 1 mm था। करंट उसमें फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर। डेंसिटी उसकी है 8.94 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और कॉपर का मोलर मास है 0.064 किलोग्राम पर मोल। तो हमें पता है कि हमारे चाहिए जो एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ और बाकी फैक्टर के साथ, वो है V = I/N/Q A। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमने पहले पहले तो एन फाइंड करना है, स्मॉल एन। तो वो होंगे नंबर ऑफ एटम्स पर मीटर क्यूब। और हर एटम के कॉरस्पॉन्ड हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम इनडायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब फाइंड कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब बेसिकली क्या है, वो है स्मॉल एन। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है ये रो/m मल्टीप्लाई एन ए। ये हमारे पास फार्मूला है। डेंसिटी को मोल में से डिवाइड किया और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये डेंसिटी आ गई है। तो अब सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट करनी है, ये रही मेरे पास
एन की वैल्यू ये रहा मेरे पास आई, ये रहा चार्ज, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हर को एटम के कॉरस्पॉन्ड है, और ये रहा मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये आगे मेरे पास ड्रिफ्ट लॉस्ट है। डायरेक्ट वर्सेस अल्टरनेटिव करंट। तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट में फ़र्क सिर्फ ये है कि अल्टरनेटिव करंट में जो पोलैरिटी है वो चेंज होती रहती है विद टाइम। क्या होगा, जो इसका पॉजिटिव अल्टरनेटिव करंट में होगा कि चार्ज पहले मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा पॉजिटिव साइड पे, फिर ये डिक्रीज होता चला जाएगा और फिर नेगेटिव से एक्सट्रीम पे जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम के बाद दोबारा फिर ये ज़ीरो होगा। तो ये पूरा ऑसिलेट करता रहता है। अगर आप इसकी कर्व देखो तो आपको यही नज़र आएंगी, ऑसिलेशन नज़र आएंगी। तो पहले करंट मैक्सिमम पीक पॉजिटिव साइड पे, फिर नेगेटिव साइड पे, फिर पॉजिटिव साइड पे, फिर नेगेटिव साइड पे। तो ये ऑसिलेशंस हैं जिसकी वजह से हम इसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, कि इसकी जो पोलैरिटी है वो अल्टरनेट होती रहती है, चेंज होती रहती है। लेकिन डेड के करंट के केस में ऐसा नहीं होता। डेड करंट के केस में हमारे पास जो पोलैरिटी है वो सेम रहती है। जैसे कि मेरे पास ये एक्सिस है टाइम का, और ये रहा मेरे पास करंट का एक्सिस। तो ये पोलैरिटी पॉजिटिव, ज़ीरो से मैक्सिमम, फिर दोबारा ये ज़ीरो से मैक्सिमम, फिर दोबारा ज़ीरो से मैक्सिमम, फिर दोबारा ज़ीरो से मैक्सिमम। तो ये हमारे पास जो कर्व है वो डायरेक्ट करंट की है, इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। तो ये मेनली दोनों में फ़र्क है। ठीक है। अच्छा, घर में अप्लायंसेस लगी हुई हैं उसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं, करंट कौन सा यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव या डायरेक्ट? हम्म। डायरेक्ट। कोई और? सर अल्टरनेटिव करंट यूज करते हैं, आई थिंक सो। सर अल्टरनेटिंग यूपीएस की जो हाँ बैटरीज है इसमें डायरेक्ट करंट होती है। हाँ, वो बैटरी में स्टोरेज के लिए वो उसमें डायरेक्ट करंट होता है। लेकिन जो घरों में पूरे अप्लायंसेस हैं जो वायरिंग हुई होती है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट ही आती है। ठीक है। जैसा जो ट्रांसफार्मर से हमारे यहाँ सप्लाई आता है ट्रांसफार्मर से, हाँ तो वो हाँ अल्टरनेटिंग होता है। हाँ। तो ये तो अब क्लियर है ना कि हमारे पास जो अप्लायंसेस हैं जो घर में यूज़ होती हैं उसमें हमारे पास अल्टरनेटिव करंट होता है। तो अब क्वेश्चन ये आपसे ये है कि डायरेक्ट करंट क्यों नहीं यूज़ होता? हम्म। डायरेक्ट करंट क्यों नहीं यूज़ होता, किसी को कोई आइडिया है? सर डायरेक्ट मतलब सर हर अप्लायंसेस को एक हिसाब से वोल्टेज चाहिए होते हैं। मतलब अगर एक रेफ्रिजरेटर है उसको अलग से वोल्टेज चाहिए, अगर एक टेलीविजन है उसको अलग से वोल्टेज चाहिए। तो जो डायरेक्ट करंट है सर, उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, तो वो एक जैसा वोल्टेज तय करता है। नहीं, इसका ताल्लुक नहीं है। आप जो असल में जो कह रहे हो ना, आपके अंडरलाइन जो दिमाग में है वो असल में सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट है। तो हम वो ये यहाँ पे बात नहीं करें सीरीज और पैरेलल में कि सेम वोल्टेज हो। तो आप वोल्टेज यहाँ पे भी तो स्पेसिफाई कर सकते हो जो एसी में कि जिस तरह एसी में वोल्टेज स्पेसिफाई किया जा सकता है, डायरेक्ट करंट में भी स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो आप इसको देखिएगा, मेरे दिमाग में जो एक वजह है वो ये कि एक खतरनाक काफ़ी है ये जो है ना डीसी करंट, एक तो कॉस्टली भी है और दूसरा ये कि हमारे पास ये डेंजरस भी बहुत है। तो इसमें जो है वो अगर आप किसी को शॉक लगता है तो उसका जो डेथ जिस इंटरवल टाइम में होती है वो बहुत शॉर्ट होता है। तो थोड़ी देर में ही बंदा ना वो डेथ हो जाती है, क्योंकि ये पोलैरिटी आप देखें कि आपको हर वक्त ये पीक मिलेगी इसकी करंट की पोलैरिटी की वजह से। ये देखें, ये तो पहले ये हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव हो जाता है, फिर ये तो इसमें फ़र्क है दोनों में। डेड करंट से डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये खतरनाक है और एक कॉस्टली भी है। तो अब बाकी आप इसके बारे में देख लीजिएगा। अच्छा।
ट्रांसफार्मर है, जैसे हसनैन ने कहा है डिवाइस दैट चेंजेस वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई। तो ट्रांसफार्मर से जो हमें होता ये है कि आपके पास जो ग्रिड स्टेशन से घरों में डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके दो तरीके होते हैं। अब वायर तो लगेगी लगी, दरमियान में ग्रिड स्टेशन से आपके घर तक वायर लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब दो तरीक़ाकार हो सकते हैं कि आपके घर से यहाँ तक करंट को पहुँचाने के। वो ये कि या तो करंट बढ़ा दिया जाए वायर्स में, ठीक है, और दूसरा है वोल्टेज बढ़ा दिया जाए। तो होता ये है कि अगर आप करंट बढ़ा दो तो करंट बढ़ाने से फिर आपके पास एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है, वायर में हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका रिलेशन तकरीबन डायरेक्ट है, वो भी मैं रिलेशन आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो आप वायर में करंट बढ़ाओगे तो उसका नंबर ऑफ कोलिजन जो है एटॉमिक कोर से वो बहुत ज़्यादा होंगी, तो वो वायर को बहुत ज़्यादा हीटअप कर देगा। तो एक तो एनर्जी लॉस भी होगा, और दूसरी बात ये कि आपके पास जो वायर की स्टेबिलिटी है उस पर भी कंप्रोमाइज़ होंगे, आपको इसके ऊपर भी कॉस्ट लगानी पड़ेगी, मटेरियल इस तरह के रखने पड़ेंगे जो इतनी ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकें। तो करते फिर हम ये हैं कि हम हाई करंट पे वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं भेजते, बल्कि हम करते हैं हाई वोल्टेज पे, ठीक है। तो हाई वोल्टेज पे इलेक्ट जो सप्लाई है ग्रिड स्टेशन से पहुंचाई जाती है ट्रांसफार्मर तक, ठीक है। तो ये रहा ट्रांसफार्मर, ये रहा ग्रिड स्टेशन, ठीक है। तो इस ग्रिड स्टेशन से यहाँ तक आएगा हाई वोल्टेज, तकरीबन आप कह लो कि ये 4000 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया जाता है। फिर ट्रांसफार्म क्या करता है, इस 4000 वोल्ट से करंट को डाउन करता है 230 पे, आई थिंक 230 या 40 पे, तो 230 वोल्ट्स पे। तो यहाँ से हमारे घरों में ये सप्लाई होता है। तो हाई करंट पे हम क्यों नहीं भेजते करंट सप्लाई, क्योंकि एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, मेनली एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्किट्स एंड सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट को पहले डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट हम कहते हैं सम क्लोज पाथ थ्रू विच चार्ज में फ्लो, द पाथ इज कंपोज ऑफ कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पास कंपोनेंट पाथ हो करंट के फ्लो होने का, वो क्लोज हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कभी भी ये नहीं हो सकता कि आपके पास दरम्यान में ब्रेक हो, तो हम उसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये मुमकिन नहीं है, उसके हम इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास वो अ, उसमें से चार्ज फ्लो हो सके, उसके लिए ज़रूरी है कि वो पाथ उसका क्लोज होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे कि वायर है, वायर को हम डिनोट करेंगे सिर्फ एक सिंगल लाइन से। तो ये देखें, ये वायर नज़र आ रही है आपको। बैटरी होगी एक, जो उसके टर्मिनल शो किए जाते हैं, टर्मिनल जो है स्मॉल लाइन यूज़ करी जाती है परपेंडिकुलर टू द वायर और नेगेटिव के लिए, और एक कंपैरेटिवली एक ज़्यादा बड़ी लाइन यूज़ की जाती है परपेंडिकुलर टू द लाइन, प्लस टर्मिनल दिखाने के लिए बैटरी का। और रजिस्टर कुछ इस तरह जिगजैग शेप में दिखाया जाता है, इसे हम क्या रजिस्टर कहते हैं। ये एक और कंपोनेंट है। रजिस्टर की जगह पे आप कई चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि आपका पंखा है, आपका टीवी है, कंप्यूटर है, तो वो उसको लोड दिखाया जाता है, फिर आप रजिस्टर कहते हैं। तो आप जब रजिस्टर देखो तो आप मेनली आप दिमाग में ये खा वो इसमें पंखा लगा हुआ है या फिर कंप्यूटर लगा हुआ है या कोई और चीज़ लगी हुई है, ठीक है। फिर है कैपेसिटर। कैपेसिटर हम डिनोट करेंगे दो बराबर लाइन से और कंपैरेटिवली इन लाइन से बड़ी होंगी वो। फिर है स्विच। स्विच ये नज़र आ रहा है आपको कि ये ओपन है, सर्किट क्लोज नहीं है। तो क्लोज स्विच हम दिखाते हैं इस तरह से कि लाइन वायर को क्लोज कर देता है। और थर्ड वन है ग्राउंड। ग्राउंड हम शो करते हैं तीन लाइंस से, ठीक है, एक लाइन और ये दूसरी और ये तीसरी, इसको हम कहते हैं ग्राउंड। लाइट बल्ब है कि आप ये करके अगर इस तरह सर्कल कर दें तो हम इसे कहेंगे ये बल्ब है। तो बार बार हर जगह पे मैं बजाय कि यहाँ पे पंखा बनाता फिरूँ, यहाँ पे बल्ब की पूरी शेप बनाता फिरूँ, इधर पूरी बैटरी लिखता फिरूँ, तो हम ये सिंबल चूज़ करते हैं। सिंबल यूज़ करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है।
एक सर्किट ये दिखाया गया है जो एक क्लोज सर्किट है। तो इसके दरम्यान में गैप का मतलब ये नहीं है कि ये सर्किट ब्रेक है, नहीं, ये सिंबल है। ठीक है, तो अब बैटरी लगी हुई है और बैटरी के साथ हमारे पास वायर है, वायर जाके जुड़ जाती हैं रजिस्टर के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पावर सोर्सेस। पावर सोर्सेस मेनली जो हम यूज़ करते हैं घरों में वो हैं बैटरी हैं। ठीक है, तो बैटरी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करती है, पावर को स्टोर करती है, और फिर जब हम ज़रूरत पड़ती है तो हम उससे रिट्रीव कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो जैसे कि हमारे पास यूपीएस है, यूपीएस से हम करते हैं कि वापडा से हम वो खींच लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और उसको हम कर देंगे चार्जेस, चार्जेस को हम स्टोर कर देंगे बैटरी में। ठीक है, और बैटरी में स्टोर होने के बाद जब हमें ज़रूरत होगी तो हम उसे रिट्रीव कर लेंगे। तो हमारे पास ये पावर सोर्स है। और भी सोर्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास सोलर सेल्स हैं, वो भी एक सोर्स मौजूद है। लेकिन मेनली जो हम अभी तक अप्लायंस यूज़ करते हैं वो बैटरी है। और सोलर सेल के साथ भी हमारे पास जो वो सोलर एनर्जी भी आती है, वो भी एट द एंड हमारी बैटरी में स्टोर की जाती है। तो बैटरी डिवाइस दैट मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ सर्किट। तो बैटरी हम यूज करती, उसका काम ये होता है कि दो एंड्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पहले बताया था कि हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था कि आप काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी एनालॉजी ले सकते हो, और वो एनालॉजी ले सकते हो आप ग्रेविटेशन से। देखिए, अगर आपके पास एक वो है, स्लेब है या सरफेस है, ठीक है, या लकड़ी कह लो आप, ये सरफेस है, और इनके दोनों एंड बराबर हैं। तो जब दोनों एंड बराबर हैं तो आप इसके ऊपर कोई भी बॉल रखोगे, वो ट्रेन ट्रेवर्स नहीं करेगी, ना इस तरफ मूव होगी और ना इस तरफ मूव होगी। ठीक है, स्टिचिंग रहेगी। लेकिन अगर आपने इस बॉल को मूव करवाना है तो आपको इस लकड़ी का, इस प्लेन का एक एंड नीचे करना होगा और दूसरा एंड ऊपर करना होगा। ये एंड ऊपर और ये एंड नीचे। अब आप इसके ऊपर बॉल रखेंगे तो ये मूव होगी। ठीक है, तो बैटरी का काम भी बिल्कुल यही होता है। वो क्या करती है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को, इसको, ये भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है, जिससे चार्जेस जो हैं एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो होते हैं और दोबारा गिरते हैं बैटरी में। बैटरी दोबारा उसको वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देती है। इसकी एक एनोलॉजी जो है जिससे मैंने इसको अंडरस्टैंड किया है वो ये है। आप इमेजिन करें यहाँ पे एक गाय या गर्ल है यहाँ पे, तो उसका काम ये है कि चार्जेस को पकड़ के यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे रख के पुश करना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो चार्जेस ये करती ये है कि चार्जेस यहाँ पे प्लेस करेगी और चार्जेस यहाँ से मूव होना शुरू होंगे। मूव होते होते यहाँ से वापस गिरेंगे, गिर के दोबारा वापस आएंगे इसी के पास। और ये दोबारा इन चार्जेस को, इनको बॉल्स को उठाएगी, बॉल्स को उठाने के बाद दोबारा यहाँ पे प्लेस करेगी। ये दोबारा मूव होते हैं यहाँ गिरेंगे, ये बॉल्स दोबारा वापस आ जाएंगी। फिर ये इनको दोबारा ऊपर प्लेस करेंगे और फिर ये दोबारा यहाँ पे नीचे गिर के वापस आ जाएंगे। तो ये मेनली काम होता है बैटरी का। ठीक है, वो क्या करती है, लो पोटेंशियल से चार्जेस को उठा के हाई पोटेंशियल पे ले आती है। तो चार्जेस यहाँ पे, ये रजिस्टर इमेजिन करें, ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर, चार्जेस अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं इस बैटरी में, रजिस्टर में, और वापस हमारे पास आ जाती हैं, वापस इसी के पास आती हैं। तो ये हमारे पास है, जो देखें सोर्स ऑफ एनर्जी है जो प्रोवाइड करें बार बार चार्जेस को, जो कंज्यूम करके जो रजिस्टर में आते हैं, रजिस्टर में वो कंज्यूम करके आते हैं, उसको दोबारा एनर्जी दे के सर्किट में भेज दिया जाता है, वाइस में भेज दिया जाता है। तो इस जुमले में एक और डेफिनेशन हमारे पास आती है जिसे कहते हैं ईएमएफ। कहा तो जाता है कि ये इसकी एब्रीवेशन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की एब्रीवेशन है, लेकिन ये फोर्स नहीं है। ये इसकी डेफिनेशन है एनर्जी गेन पर यूनिट चार्ज। तो जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है पर यूनिट चार्ज को, तो उसको हम कहते हैं ईएमएफ। सर हम्म सर ये एग्जांपल रिपीट कर दें प्लीज। ये बैटरी वाली है। यस सर। आप इमेजिन करें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है या गर्ल है, ठीक है, और उसका काम ये है कि बॉल्स को यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, और बॉल्स यहाँ से मूव होती हुई
इस तरफ जाएंगी और यहाँ से गिर जाएंगे वापस, ठीक है, और गिर के दोबारा वापस आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका दोबारा यही काम है कि इसको यहाँ से उठाना है और यहाँ प्लेस कर देना। तो इसका काम सिर्फ यही है कि यहाँ से लो हाइट से उठाना है इसे और हाई हाइट पे रख देना ताकि ये मूव होते जाए और दोबारा यहाँ पे गिर जाए, तो मूव होते हैं दोबारा यहाँ पे गिर। तो ये जो काम है ये बैटरी करती है, ठीक है। लो पोटेंशियल से चार्जेस को उठा के हाई पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से चार्जेस मूव होते 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 यहाँ पे एनर्जी सारी कंज्यूम कर देंगे। कंज्यूम करने के बाद इधर आएंगे, तो ये बैटरी यहाँ से चार्जेस लो पोटेंशियल से उठा के इसको हाई पोटेंशियल पे रख देगी। फिर दोबारा ये यहाँ से मूव होते एनर्जी कंज्यूम करते वापस आएंगे। फिर ये बैटरी यहाँ से इनको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, हाई पोटेंशियल पे रख देगी और ये दोबारा एनर्जी कंज्यूम करते वापस आएंगे, ठीक है। Okay, sir. Thank you. अच्छा, जो गैजेट्स जो डिवाइसेस आजकल आप लोग आज यूज़ करते हैं वो हमारे पास मोबाइल्स हैं, और मोबाइल पे आपको जिस चीज़ से कंसर्न होता है एक मेनली अगर आप परचेज कर रहे हैं कि इसकी बैटरी जो है कितनी मिली एम्पेयर आ रहा है, ठीक है, एम ए एच है और 4000 है 5000 है वगैरह वगैरह। तो कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होता है एम ए एच का? एम ए एच का मतलब क्या होता है? मिली एम्पेयर आर। ये सर मिलियन पेयर आर। हाँ वो तो ठीक है, मतलब क्या है इसका? सर 1 घंटे के अंदर 1 आवर में कितने मिलियन पेयर करंट पास हो रहा है? ये लगता है, लेकिन ये डेफिनेशन इसकी नहीं है, कोई और? अच्छा, ये होता है मेजर ऑफ टोटल चार्ज कि अपनी लाइफ टाइम में कि ये जो बैटरी है अपनी लाइफ टाइम में कितनी एनर्जी सप्लाई कर सकती है ओवर देयर लाइफ टाइम, एनर्जी दे कैन सप्लाई ओवर देयर लाइफ टाइम। तो ये भी मैं आपको इंकरेज करूंगा थोड़ा इसका पढ़ो, कि आप एक लाइफ टाइम में कितनी एनर्जी ये पूरी जो बैटरी है वो प्रोवाइड कर सकती है। इसका जो आपने ये मतलब लिया हो ना मिलियन एम्पेयर आर के, ये एक आर में कितने मिलियन एम्पेयर है, तो वो बज़ाहिर है डेफिनेशन इसके अंडरलाइंग जो कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है। सर जस्ट लाइक पावर बैंक, जैसे पावर बैंक का एक लाइफ स्पैन होता है, उसके अंदर जितने चार्जेस स्टोर होते हैं वो अपने लाइफ स्पैन में कब तक वो सप्लाई करते रहता है एक फ़ोन को चार्ज करने के लिए? नहीं, पावर बैंक भी तो बैटरी बैटरी होती है ना, पावर बैंक भी तो बैटरी है, उस पे भी वो मिलियन एम्पेयर आर होगा, ठीक है। तो उसकी लाइफ टाइम में कितने टोटल नंबर ऑफ, बेसिकली ये टोटल चार्ज है, मेजर ऑफ टोटल चार्ज है, ये कितना टोटल ओके सर। चार्ज है बता सकते, क्योंकि एट द एंड तो आप वो चार्ज स्टोर कर रहे होते हो। अच्छा, रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बच्चों ने जो याद किया हो जाता है वो है V इज इक्वल टू आई आर। तो बेसिकली ये ओम लॉ नहीं है, ये ओम लॉ नहीं है V इज इक्वल टू आई आर। जहाँ पे ओमिक जो नॉन ओमिक ऑब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे भी ये इक्वेशन अप्लाई होती है। तो अगर ये ओम्स लॉ होता तो नॉन ओमिक ऑब्जेक्ट जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे एक इक्वेशन तो नहीं अप्लाई होती। तो क्यों, तो अप्लाई होने की से साबित ये होता है कि वो ओम, ये बेसिकली फिजिकल टू वायर ओम लॉ नहीं है। तो ओम लॉ हम कहते हैं ये लीनियर रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप को ओम लॉ कहते हैं कि V और I में जो लीनियर रिलेशनशिप है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। इसका मतलब ये है कि जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएं, जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएं किसी डिवाइस के, तो उसका जो करंट है वो प्रोपोर्शन से बढ़ता जाए, इसी प्रोपोर्शन से। तो इसको हम कहते हैं ओमिक, ओहम्स लॉ, लीनियर रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। और वो जो डिवाइसेस ये फॉलो करती हैं, द डिवाइसेस दैट फॉलो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये लीनियर रिलेशन को फॉलो करते हैं, उसको हम सेट करते हैं कि वो ओमिक ओमिक है। और जो डिवाइस ये नहीं करती हम उसे कहते हैं कि वो है नॉन ओमिक।
तो इसी जुमरे में एक और कुछ चीज़ डिफाइन होती है जिसे मैंने अभी लिखा था, ये आर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू ऑब्जेक्ट। तो ये हम इसको एक आर को डिफाइन करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के क्रॉसपॉन्ड पंखा है या आपके पास बल्ब है उसे क्रॉसपॉन्ड जितना आपने वोल्टेज प्रोवाइड किया है वो, और उसको आप डिवाइड कर दो उसमें फ्लो होने वाले करंट से, तो हम ये डिफाइन करते हैं आर। तो आर हमारे पास, इस आर को कहते हैं हम रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टर कहते हैं। और ये बेसिकली ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, ये करंट को जो मुजामत होती है उसमें फ्लो होने में, तो ये उसको डिफाइन करता है रेजिस्टर। आर अगर आपके पास कांस्टेंट है तो हम कहते हैं ये ओमिक, क्योंकि लीनियर रिलेशन तो यही है ना, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जब आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन को एंड करते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट अपेयर होता है, वो है हमारे पास रेजिस्टर, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस है ये। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये हमारे पास मटेरियल ओमिक है, और अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो मटेरियल हमारे पास ओमिक नहीं है। तो इसके यूनिट्स हैं, जैसे हमने एम्पेयर्स के यूनिट देखी, इस तरह इसके भी यूनिट्स हैं। इसके यूनिट्स हैं हमारे पास ओम, इसको डिफाइन, इसका लेबल है ओमेगा, कैपिटल ओमेगा। और जैसे कि मैंने बताया, वो मटेरियल जो जिनमें आर कांस्टेंट नहीं है, आर कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब है वी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जब ये नहीं है तो इसका मतलब है वो मटेरियल नॉन ओमिक है। तो इस तरह की एक मिसाल हमारे पास है डायोड की। तो डायोड हमारे पास सॉर्ट ऑफ नॉन ओमिक है। आप एक और भी लैब में देखोगे, जैसे वो बल्ब है, बल्ब में भी आप देखो, लैब में आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल में, तो उसमें दो मटेरियल होंगे। एक आप देखोगे कि लीनियर रिलेशन आएगा, एक सीधी कर्व मिलती है आपको, और दूसरे में देखोगे कि आपके पास लीनियर रिलेशन नहीं आता, बल्कि जो कर्व है आगे से अप हो जाती है फिर डाउन हो जाती है। तो वो हमारे पास नॉन ओमिक मटेरियल होगा। तो ओम्स लॉ किसे कहते हैं, वो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक रजिस्टर है, ठीक है, या कह लो पंखा लगा हुआ है यहाँ पे। तो उसके दोनों एंड पे हमने डेल्टा वी एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन है, वी इज इक्वल टू आई आर। जो पोटेंशियल बताएगा वो प्रोडक्ट, वो बेसिकली प्रोडक्ट है करंट उसमें जो फ्लो हो रहा है और रजिस्टर का। तो आर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो आर होता है हमारे पास वो होता है उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, लेकिन रो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक वो कॉपर स्ट्रिप है, ठीक है, और उसकी डायमेंशन है कुछ ये है, लेंथ ये है, क्रॉस सेक्शन हमारे पास इसकी विड्थ ये है, डब्ल्यू है, और इसकी डेप्थ भी है कुछ। तो आपके पास आर होगा एक, ठीक है, आर नॉट में से कह लेता हूँ, इसे क्रॉसपॉन्ड रो नॉट कह लेता हूँ। अब मैं दोबारा एक और स्ट्रिप देता हूँ, इसकी मैं लेंथ करता हूँ हाफ, यानी कि ऑब्जेक्ट की शेप मैंने चेंज कर दी, विड्थ मैं वही रहने देता हूँ, ठीक है, और ये मटेरियल वही है। तो आप में से कोई बताएगा इस केस में क्या चीज़ चेंज होगी। मैंने ऑब्जेक्ट की शेप चेंज की है, मटेरियल चेंज नहीं किया, तो क्या चेंज होगा। हम्म रेजिस्टेंस चेंज होगी या रेजिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी से रेसिस्टिविटी चेंज होगी। अच्छा, कोई और। रेजिस्टेंस चेंज होगी। वो क्यों, कोई है इसकी वजह। सर रेजिस्टेंस नहीं होगी क्योंकि वो तो ऑपोजिट करंट फ्लो होता है उसमें। अच्छा, कोई और क्वेश्चन आप समझ गए हैं ना, कि मैंने से दोनों स्ट्रिप कॉपर की हैं और एक की मैंने लेंथ हाफ कर दी है बस, और कुछ नहीं किया। तो मैं अब क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस चेंज होगी और रेजिस्टिविटी चेंज होगी। हसनैन। आई थिंक रेजिस्टेंस चेंज होगी सर। ठीक है, अब कोई वजह है इसकी। सर क्योंकि आपने प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की चेंज की है इस वजह से। जी। तो यस सर, ये मेरे हम ख्याल डील में की अपनी हाँ, ये मेरे रेजिस्टेंस ख्याल में होती है। सही आंसर था, कि हमने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज की है, हमने मटेरियल चेंज नहीं किया।
तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मतलब ये है कि उसकी शेप डिपेंडेंट है। आप उसकी लेंथ कम कर दो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दो, फिर डेप्थ, ये चीज़ें कम कर दो या उसका तोड़ मरोड़ दो, तो जो चीज़ आपको अफेक्ट होगी वो रेजिस्टेंस अफेक्ट होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज होगी। और जो चीज़ सेम रहेगी, अगर आपके पास मटेरियल सेम है तो वो रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी जो है आपके पास वो मटेरियल डिपेंडेंट है, मटेरियल के चेंज होने से चेंज होगी। अगर ये होती है आपके पास कॉपर और ये हमारे पास सिल्वर होता, तो फिर इन दोनों में की रेजिस्टिविटी मुख्तलिफ होती। तो ये रिलेशन है हमारे पास एक, जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के दरमियान है। लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड करती है इन टर्म्स मटेरियल पे भी डिपेंड करती है और शेप पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो मेनली हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है ये ऑब्जेक्ट की होती है, उसकी लेंथ क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है। जबकि रेजिस्टिविटी ये हमारे पास मटेरियल की है, तो आर इज इक्वल टू रो लेंथ ओवर ए। तो वायर्स हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करते हैं, तो ये एक टॉपिक होना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे है टॉपिक, हम उसे सरसरी डिस्कस कर लेते हैं। वायर्स इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं कनेक्टेड बाय वायर्स। तो जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होंगे, जैसे रजिस्टर है, बैटरी है, कैपेसिटर है, स्विच है, वो कनेक्ट होंगे आपस में वायर से, जैसे घरों में भी ऐसे ही होता है। और हाफ ऑफ द वर्ल्ड है का जो कॉपर है वो यूज़ होता है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, उसकी तकरीबन आप समझ लें वायर्स वगैरह बनी हुई है। तो जो चीज़ मेन है हमारे केस में, जो हमें कंसर्न है इस केस में, वो ये है कि आइडल वायर और रेल वायर। आइडल वायर जो हम कंसीडर करते हैं, जो लिटरेचर में और आप स्टडी के दौरान कंसीडर करते हो, वो आइडल वायर होती है। आइडल वायर में हमारे पास उसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। ठीक है, और रेल वायर हमारे पास है, तो उसमें रेजिस्टेंस होती है और उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी होती है। ऐसे भी मैंने आपको सर्किट शो किया था कि यहाँ पे बैटरी लगी हुई थी, ये वायर थी, यहाँ पे था रजिस्टर, और ये क्लोज सर्किट हो गया। और ये, तो ये सारी हमारे पास है वायर। ठीक है, अगर ये है, अगर आपके पास ये आइडल वायर है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा आपका सिर्फ कैपिटल आर रजिस्टर में, अगर ये आइडल वायर है तो। और अगर ये आइडल वायर नहीं है, रियल वायर है, तो इसकी अपनी भी रेजिस्टेंस होगी, इसकी अपनी भी रेजिस्टेंस होगी, जो कि यहाँ यस से सर। यहाँ तक इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहाँ पे लेट से हमारे पास वो पोटेंशियल है 10 है, और यहाँ पे आके लेट से 9 हो जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क है, जो हम जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को डील करेंगे तो इस चीज़ को ख्याल रखेंगे कि जो आइडल वायर है, ये आइडल वायर नहीं, रियल वायर है। हेलो, हेलो, कर ली प्रॉब्लम आपने? तो मैं स्टेट कर लूँगा आपके लिए। द करंट एट पॉइंट ए इन द सर्किट शोन इन फिग, in 5 minutes how much charge pass point A? If the charge carriers are electron, how many electrons pass point A in 5 minutes? What is the current at point B? तो ये हमारे पास है एग्जाम्पल 27.3। सर्किट बना हुआ है हमारे पास ये, और पॉइंट है हमारे पास ए, और ये पॉइंट है बी। ये है रेजिस्टर, और ये रहा पोटेंशियल प्लस माइनस। तो करंट फ्लो कर रहा है इसमें 3 एम्पियर, और हमसे ये पूछा गया है कि 5 मिनट में पॉइंट ए से डेल्टा टी अगर 5 मिनट हो, तो 5 मिनट में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो सिंपली हमारे पास वही एवरेज करंट का फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डेल्टा टी। ठीक, तो आई हमारे पास है 3 एम्पेयर, और टाइम है हमारे पास मिनट्स में, 5 मिनट है, उसको आप कन्वर्ट कर लोगे सेकेंड्स में, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 900 कुलम्स।
और अगर हमारे पास चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास पॉइंट है, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे पॉइंट ए से। तो वो हमें पता है कि चैप्टर नंबर 23 से हम जानते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। तो ई की वैल्यू ये इलेक्ट्रॉन की है, Q हमारे पास गिवन है, Q को ई से डिवाइड कर दोगे तो वो बन जाएगा Q डिवाइड बाई ई। तो ये 900 कॉलम को आप डिवाइड करो इलेक्ट्रॉन से, तो आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे। तो जो आपके पास प्रोसेस हो रहा है ए पे, का बारे में रिजल्ट आ रहे हैं, बी के बारे में भी वही है, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है और इसमें जो करंट ए से पास हो रहा है वही करंट बी से पास हो रहा है, जो चार्ज ए से पास हो रहा है वही बी से पास हो रहा है। ठीक है, जी बच्चों कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो सर। तो लेक्चर एंड करें। सर मैंने ना आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। सर मैंने ये पूछना था कि आप उनसे न्यूमेरिकल्स करवाते हैं, उनमें से एक्सरसाइज में से एक या दो करवाते हैं, बाकी हम नहीं करने होते हैं। सर अगर कुछ न्यूमेरिकल्स हमें नहीं पता होता वो सही है या गलत है, सर आपको मेल कर सकते हैं, हम मेल के जरिए बता सकते हैं न्यूमेरिकल सही है गलत। मैं ना कोशिश करता हूँ कि ना आपको ना सेंड कर देता हूँ, मेरे पास आंसर्स हैं इसके। ठीक है, तो जी सर। आप तो पहले आंसर से कंपेयर कर लो, फिर जब अगर आंसर वो नहीं आ रहा और फिर आपको पता चलेगा कि वो गलत है, ठीक है, तो फिर आप मुझसे रब्ता करो, फिर हम वो कोई मीटिंग रख लेंगे, फिर आप डिस्कस कर लो कि ये कैसे होना है। ठीक है, या फिर लेक्चर में बता दो कि ये प्रॉब्लम नहीं हुआ तो ये कैसे होना।